हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 1.5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नंबर 1 तो लिख दीजिए एडिविटी ऑफ चार्जेस। और बस उसमें केवल इतना लिख दीजिए कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं इस पे कहीं कोई स्टार दे नहीं रहा हूं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड देयरफॉर it has only a magnitude but no direction, just like mass. So if a system has so charges are added algebraically. चार्जेस को अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। कहीं +1 और एक +2 और एक -3 चार्ज है तो टोटल मिला के 0 हो जाएगा। अल्जेब्रिकली का मतलब है टेकिंग देयर साइंस इनटू अकाउंट। इनके साइन को हम अकाउंट में लेते हैं, टेकिंग देयर साइंस इनटू अकाउंट। लिख दीजिए चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, while mass is of only one type, positive. चार्जेस 2 टाइप के हैं पर मास केवल एक टाइप का है। नंबर 2 लिख दीजिए चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का बेसिक मतलब यह है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज एटम के अंदर है, चार्ज एटम के अंदर है और हम उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Thus total charge in the universe is constant. कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो चार्ज प्रोड्यूस करती हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोड्यूस करती हो। नेचर देता है हमें, बस नेचर। टोटल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सर मेन हेडिंग क्या थी? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के पहले आप उसके पहले लिख सकते हैं एडिविटी ऑफ चार्जेस के पहले हेडिंग ये दे सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यहाँ इसने लिखा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप खाली इतना लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1 था एडिविटी ऑफ चार्जेस, जिसके लिए मैंने कहा था चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इट विल जस्ट ऐड लाइक स्केलर्स। और नंबर 2 मैं कह रहा हूँ चार्ज इज कंजर्व्ड। मैं तो आइडियली इस पे भी कोई स्टार नहीं दे रहा हूँ। चार्ज इज कंजर्व्ड, जैसे एनर्जी कंजर्व्ड है ना, ऐसे ही चार्ज कंजर्व्ड है। ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बता सकते जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बनाए जाते हों। नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नॉट कंजर्व्ड। चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड नहीं है। एक ये बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसको मैं अभी अपने बालों पे अगर फेरूंगा तो इसमें से कुछ चार्ज निकल के बालों में चला जाएगा। जब रब करते हैं दो चीजों को तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है। एक पे +2 और एक पे -2, तो दोनों का सम मिला के तो 0 ही हुआ ना। तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ चार्ज बॉडीज यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं है, पर चार्ज यूनिवर्स का कांस्टेंट है। ये खैर एक काम करिए, 2 स्टार दे दीजिए इस बात पे। थियोरी के क्वेश्चन अगर कभी आए कॉन्सेप्चुअल के नाम पे तो शायद ये पूछा भी जा सकता है, पर ये नहीं आएगा। ये टू सिंपल है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। चार्ज कंजर्व्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम कई बार लगाएंगे।
हम ना कभी क्रिएट कर सकते हैं चार्ज, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग एक न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बना सकते हैं। इतना ही बस हमारे हाथ में है। ठीक है, ये पता नहीं मैंने लिखा कि नहीं लिखा, फिर से लिख दीजिए। when two bodies are rubbed, when two bodies are rubbed, both the bodies develop equal and opposite charges. Thus, total charge of the isolated system is always conserved. Total charge of the isolated system is always conserved. ये दोनों बॉडीज को मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलना चाहूंगा। इस सिस्टम में ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इस पे +2 का चार्ज डेवलप हुआ है, इस पे -2 का चार्ज डेवलप हुआ है। इस पूरे सिस्टम में नेट चार्ज 0 है। एनसीईआरटी को अगर मैं पढ़ूं तो इसने आगे एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात की है कि समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स। उसने बोला है लास्ट पैराग्राफ में कि न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, पर फिर भी तो नेट चार्ज 0 ही है ना। ऐसा लिख सकते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस a neutron gets converted into proton and electron. Neutron gets converted into a proton and electron. ये चार्ज यहाँ पहले 0 था और बाद में भी टोटल मिला के चार्ज 0 है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी चार्ज कंजर्वेशन इज ओबेड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रही है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ज बस कंजर्व्ड है हमेशा, चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड नहीं है। बस इतनी सी फाइनल समरी लिख दी जाए, लिख दीजिए समरी। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज पार्टिकल्स की संख्या कंजर्व्ड नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इसमें फॉर्मूला आएगा और इसलिए ठीक है। और क्वांटाइजेशन वर्ड का जनरल मीनिंग आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, क्वांटाइजेशन इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। कुछ खास मीनिंग नहीं है, लिख लीजिए एक बार। लिख दीजिए, when a quantity increases in whole number multiple of a certain minimum value, whole number multiple of a certain minimum value, then it is said to be quantized. Quantity increases in whole number multiple of a certain minimum value. एक क्वांटिटी इस तरह से बढ़ रही है और एक ऐसे बढ़ रही है, ये कंटिन्यूसली वेरी किया जा रहा है। ये इसमें एक सर्टेन मिनिमम क्वांटम चेंज हो रहा है। जैसे आप चाय में शक्कर ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए होटल वाले बड़े वाले क्यूब हैं आपके पास, तो एक क्यूब डाला आपने, फिर एक और क्यूब डाला, फिर एक और क्यूब डाला। क्यूब आप तोड़ नहीं सकते। थोड़ा डिसेंट अच्छी होटल में गए हैं, थोड़े आपको स्टाइल मारनी पड़ेगी, कुछ मैनर्स एग्जिबिट करने होंगे, अपने देसी अंदाज में नहीं आ सकते आप कि वो लिया कत्थे की तरह तोड़ दिया उसको। तो शुगर क्यूब जब आप ऐड कर रहे हैं तो द अमाउंट ऑफ शुगर इन द टी इज क्वांटाइज्ड बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ शुगर। और उसे पीस दीजिए आप, शुगर को बूरा बना दीजिए आप, तब आप कितनी भी शुगर ऐड कर सकते हैं। यह है कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, अंडे जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं तो 3.5 अंडे बाजार से नहीं खरीद के ला सकते। 4 अंडे लाएंगे या 3 अंडे लाएंगे
तो नंबर ऑफ अंडाज विच यू कैन परचेज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मीनिंग समझ में आया? आप बोलते हैं, आपने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा है mvr is equal to nh/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल है। एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है या तो वो 1h/2 पाई है, या वो 2h/2 पाई है, या वो 3h/2 पाई है, वो 2.1h/2 पाई नहीं होता कभी भी। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मीनिंग समझ में आया? बताओ अंशिता, यस सर। क्या समझ में आया? बताओ, समझाओ। सर वो एक वेरिएबल नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली वेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूसली वेरिएबल नहीं है। एक सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी के होल नंबर मल्टीपल में ही आप केवल उसको वेरी कर सकते हो, कंटिन्यूसली वेरिएबल नहीं है। ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और टफ है, पर अगेन कोई बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। कुल मिला के मैं तो ये कह रहा हूँ फाइनली, ये हमारा पहला एक फॉर्मूला आया, और हालांकि बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है पर फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं इस पे 5 स्टार देता हूँ। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। मतलब इसका ये है कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन इंक्रीज इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Charge on a body can increase in whole number multiple of electronic charge only। जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, उससे हम उसको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल चार्ज मानते हैं। लिख दीजिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज, ऐसा लिख देते हैं। चलिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज। It is called fundamental charge. Electronic charge is called fundamental charge and is denoted by a small e. एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से लिखते हैं। जब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज देंगे तो उसको कम से कम आपको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल नहीं है। फिर से लिख दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इस लाइन पे 2 स्टार दे दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बस लिख दीजिए यार, n इज अ होल नंबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे किसी बॉडी में से तो उस पर +2e का चार्ज आ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन आप उस बॉडी को दे देंगे तो उस पर -4e का चार्ज आ जाएगा। ये है, एक बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होल नंबर मल्टीपल होता है। बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू एनसीईआरटी ने दी है, पता नहीं इतना कचरा काम ये क्यों करता है। इसने E की वैल्यू लिखी 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जान ले लेगा ये, इतना ही याद रह जाए वही काफी है, इतना काफी है। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो इतना है, ये लाइन अपने आप में पर्याप्त है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी 5 स्टार दीजिए। एक जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसमें यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के मास से आप कंफ्यूज ना हो जाए कभी भी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a body having a charge of 1 coulomb। जिस बॉडी पे चार्ज 1 कूलम का है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। और आप सवाल तो बाद में सॉल्व कीजिएगा, पहले लिख दीजिए एन एंटायर फिजिक्स, चाहे कोई भी पोर्शन हो, whenever we have to calculate the number of electrons,
whenever we have to calculate the number of electrons. आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ते थे 11th क्लास में केमिस्ट्री में, वहां पे भी आपने Q इक्वल टू एन का फॉर्मूला शायद कभी यूज किया हो, और नहीं किया तो करना पड़ सकता है। That's 6.25 into 10 to the power 18. हाँ, माइनस लगाना भूल गए थे। पावर में माइनस आएगा ना भाई? नहीं सर, नहीं आएगा। अच्छा, चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस आएगा कि 10 का पावर प्लस आएगा? यार ये समझ नहीं आ रहा है। सर प्लस आएगा। प्लस आएगा सर। दानिश के अलावा किसने बोला प्लस आएगा? स्वराज ने? अरसलान। अरे मियां अरसलान, आप भी बोलने लगे? आधा वर्ज है भाईजान, आधा वर्ज सर। कहाँ थे? याद कर रहे थे आपको। हैं? याद कर रहे थे आपको। याद कर रहे थे? वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो भाई मैं इस साल पढ़ने का इरादा है कि वैसे ही रहोगे, मक्कारी करोगे लास्ट नहीं ईयर? सर, पढ़ेंगे। चलो देख लेते। सही है, शाबाश, अच्छा है, सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। तो चार्ज है 1, n मुझे निकालना है। बेहतर तो ये रहेगा एक चीज और ले आओ अपने अंदर चेंज। आज से हम अभी सिर्फ 1 नहीं लिखा करेंगे, उसकी यूनिट भी लिखा करेंगे पूरी फिजिक्स में। 1 कूलम इज इक्वल टू n, और E की जगह है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये यूनिट काटा करेंगे बकायदा। यूनिट्स भी साथ में प्लीज लिखना शुरू कर दीजिए। पता नहीं बचपन में क्यों अपने को ये सिखा दिया गया कि सिर्फ 1 लिखते हैं, 1 कूलम नहीं लिखते हैं। इस वजह से 1-2 क्वेश्चन तो आपके जाते हैं। तो 10 टू द पावर 19 ऊपर चला जाएगा, उसे मैं 10 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख लेता हूँ अपॉन 1.6, है ना? और ये 16 6 96 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। 100 को चाहो तो लिख लो 96/16 प्लस 4/16 इंटू 10 टू द पावर 18। तो हाँ, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 सही आ गया। और ये बात भी लिख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में शायद आपने ऐसे क्वेश्चन किए हों जिसमें फोटॉन्स का नंबर पूछते थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स इन एनी न्यूमेरिकल is likely to be a very large positive number. Number of electrons or photons in any numerical is likely to have a large positive power, big positive power. नंबर तो अभी इनमें इतने से तो इलेक्ट्रॉन पे तो जरा सा तो चार्ज है यार, फोटोन में जरा सा तो मोमेंटम है, जरा सी तो एनर्जी है यार फोटोन में। तो नंबर जब आएगा उसमें हमेशा पॉजिटिव पावर आया करेगा बड़ा नंबर। खूब छोटे पार्टिकल्स का आप नंबर मांग रहे हैं। एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। एक कूलम चार्ज अगर आप किसी में से +1 कूलम चार्ज देना है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से निकालिए। बस यही ध्यान रख लीजिए कि नंबर इज ऑलवेज, नंबर हैज अ बिग पावर। इसको हाईलाइट करके इस पे 3 स्टार दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का नंबर इज हैज ऑलवेज अ बिग पावर। नंबर कभी भी पूछता है इन छोटी छोटी चीजों का तो बहुत बड़ा पावर आएगा। इससे कभी बाय चांस, वैसे तो आप गलती करेंगे नहीं, बाय चांस करने वाले होंगे तो शायद आप बच जाएंगे। और फिर क्या है, फिर से लिख दीजिए, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। सो वी यूज स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट्स। 1 मिली कूलम इन 10 टू द पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम यानी ये, 1 नैनो कूलम यानी ये, और 1 पिको कूलम यानी 1 माइक्रो कूलम is 10 to the power -12 कूलम। हम चार्जेस की अक्सर इन यूनिट्स में बात किया करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में आप चार्ज को, उसने अगर पिको में दिया है तो आपको उसे कूलम में लाना पड़ेगा। ऐसा लिख दीजिए, न्यूमेरिकल्स we will have to put values in coulombs.
उसने माइक्रो में अगर दिया भी है तो आप उसे कन्वर्ट करिए, माइक्रो को आप कूलम में लाइए। हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल में जहां ऊपर भी चार्ज है और नीचे भी चार्ज है, वहां कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बस दोनों चार्ज सेम यूनिट में हो। अगर ऊपर भी माइक्रो है और नीचे भी माइक्रो है, अगर ऊपर भी माइक्रो है और नीचे भी माइक्रो है, तो ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी काम आएगी, इसे लिख दीजिए। In numericals, if numerator and denominator both have a term of q, बहुत काम की बात है, इस पे 5 स्टार दे दीजिए। If both have a term of q, then there is no need to convert them into SI units. There is no need to convert them into SI units. But both of the charges should be in same units. Both the charges should be in same units. So that the units cancel out. ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन लिख दीजिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कूलम्स। चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कूलम्स। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कूलम। निशिता यार, तुम चैट पे क्यों लिखती हो, बोलती क्यों नहीं हो? गलत है आपका आंसर निशिता। बोल दे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम चैट पे इंटरेक्ट करिए। गलत है आंसर। सर जो एक प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ थोड़ा सा गलत रह गया यार, कुछ एक छोटी सी कोई गलती हो गई। सो नोबडी इन क्लास प्रोबेबली। बताइए, हाँ या ना बोलिए। शांभव बोलिए। सर एटम तो न्यूट्रल होगा ना, तो उस पर क्या चार्ज बात कैसे है, होगा? क्या बात है, छा गए बॉस, छा गए, सही है। लिख दीजिए, एटम इज न्यूट्रल, जीरो चार्ज। बहुत बढ़िया। ये है काम की चीज, इस पे जरूर आप 3 स्टार दे सकते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एटम है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर। और जानबूझ के एटम जब हम बोल रहे हैं तो एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। आयन बोलते तो वो न्यूट्रल नहीं होता, आयन पे चार्ज होता है, एटम पे चार्ज 0 आएगा। तो शांभव ही रहेंगे, भले ही पढ़ाई कम करें। ठीक है शांभव, वेल डन, गुड। थैंक यू सर। चलिए, ऑलराइट, इसके बाद मैं आपसे ऐसे ही बात करता हूँ। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ये हीलियम आयन He+। इसको हम पढ़ते हैं, पूरा लिख दीजिए, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। सर ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ वैसे तो ये 4He2 होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम एटम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल के ले जाओ, तब ये पॉजिटिव हीलियम आयन बनता है। ये है इसकी कहानी। तो एक प्लस है तो बस इस पे चार्ज है +1e, और इसलिए +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इसका सही जवाब है। ठीक है।
और अगर He++ की बात करूं तो 2 into 1.6 into 10 to the हाँ। power minus 9. इस पे चार्ज है +2e का, 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज। हीलियम एटम बन जाएगा। ये हीलियम आयन है बेटा, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ये हीलियम +2e। एटम। हाँ, इस पे चार्ज है +2e और इसको बोलते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ये एटम नहीं है, ये डबली आयनाइज्ड है। ठीक है, तो क्या बचा क्या इसमें? इस हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने। क्या बचा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। लिख दीजिए, दिस रिप्रेजेंट्स हीलियम न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ही हम छीन के ले गए किसी तरह से इसके, तो ये तो खत्म ही हो गया। अब सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस बचा। दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम एटम है, फिर ये सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन है और फिर ये हीलियम डबली आयनाइज्ड हीलियम जो कि हीलियम एटम, सॉरी हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस का एक नाम है, क्या कोई जानता है उसको? अल्फा पार्टिकल। Alpha particle. शाबाश, 5 स्टार देके लिख दीजिए इस बात को कि हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये ध्यान दीजिएगा, काम आएगा आपको। इन छोटी छोटी बातों में मैं कहीं भी 5 स्टार दे देता हूं, आप बहरा जाते होंगे। जो क्वेश्चंस में काम आती है बात, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में काम आती है, वो कितनी भी छोटी हो मैं उसमें 4-5 स्टार दूंगा। और थियोरी की बात कितनी भी बड़ी हो, जिस पे सवाल कभी आते ही नहीं है, उस पे आपकी इच्छा भी करेगी कि इस पे यार कुछ तो ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है या टफ लग रहा है। न तो इंटरेस्टिंग चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम वाली और ना टफ चीजें एग्जाम में आती हैं। ये एक बात मिसकॉन्सेप्शन शायद आपका 1 साल पढ़ने के बाद क्लियर हो गया होगा। आपने PYQ देखे होंगे तो क्या किसी को समझ में आया कि टफ चीजें इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है? क्या कोई एग्री करता है आप में से? Yes, sir. यस सर। क्या पूरा स्टेटमेंट बोलिए श्याम भाव, कुछ कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तो वो बताइए। सर 2020 का पेपर मतलब मैंने पूरा पेपर ही अटेम्प्ट किया था तो उससे पता चला। कितनी बार अटेम्प्ट किया था आपने उसको? सर एक बार जब हुआ था तब किया था, अभी थोड़े दिन पहले 1 हफ्ते पहले और किया। हाँ, जो टफ चीजें होती हैं वे अपने आप ही पेपर के बाहर चली जाती हैं। ये बात आप समझ गए तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपकी। टफ चीजें देख के हम घबराते रहते हैं और फिर पूरा ही पढ़ने का मन नहीं करता। पेपर में वो चीजें आती नहीं है। न तो आपको अपना सिलेबस पता होता है, न आपको ये पता होता है पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। बस अपन तो जो टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया अपन उस पर पेल के लग जाते हैं जम के। पर बहुत मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स करते हैं, कई बार खूब मेहनत भी करते हैं और उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपको सिलेबस से लेके क्वेश्चन पेपर आपने दोनों में से कुछ नहीं देखा होता। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने नीट का सिलेबस अभी तक देखा होगा। बताओ, नाम बताओ किसी ने देखा है तो। कभी नेट पे खोल के नीट का सिलेबस देखा क्या किसी ने? 1 साल हो गया आपको पढ़ते हुए और बचपन से आपका सपना था कि कुछ बड़ा करना है और सिलेबस ही नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा ना? तो ज्यादातर जगहों पे तो NCERT लिखा रहता है बस। अच्छा ठीक है, चलेगा, मान ली बात आपकी। फिर भी एक बार आपको खोल के उस पे, अच्छा मतलब आपने ढूंढा और वहां NCERT लिखा, ठीक है, चलेगा। तो बात यह है कि ना तो आपने सिलेबस देखा कभी और ना आपने कभी ये देखा कि एग्जाम में आ क्या रहा है, और आप पूरे जोर शोर से उसकी तैयारियां कर रहे हैं। बेसिक्स आपके सारे गायब हैं और आपको ये लगता है कि जितनी कठिन कठिन चीजें हैं वही पेपर में आने वाली हैं, जबकि उनमें से एक भी चीज पेपर में नहीं आने वाली है। इन बातों को दिमाग में सही बैठा लीजिए तो आप पढ़ाई एंजॉय भी करोगे
उस ट्रॉमा से नहीं गुजरोगे जिससे नॉर्मली स्टूडेंट्स गुजरते हैं। मैं ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूँ, हेडिंग दे दीजिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। किसी को पता है? यस सर, बताइए। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, शाबाश, एक्सेलेंट, वंडरफुल। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 1 है हाइड्रोजन, नंबर 2 है ड्यूटीरियम, DEUTERIUM, और नंबर 3 है ट्राइटियम। हाइड्रोजन को 1H1 से लिखते हैं, ड्यूटीरियम को 2H1 से लिखते हैं, और ट्राइटियम को 3H1 से लिखते हैं, ऐसा ही ना? यस सर। ठीक है, ये जो H प्लस होगा, चलिए उसको छोड़िए, आप तो बस ये बताता हूं मैं आपको कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ये आप बता सकते हैं? तो प्रोटॉन। शाबाश, वेरी गुड। इसका जो न्यूक्लियस है वो है प्रोटॉन। इसीलिए हाइड्रोजन का एक नाम भी है, जैसे ये ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है ना, ये इसको प्रोटियम भी कहते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जब ये ड्यूटीरियम है और ये ट्राइटियम है तो फिर इसका भी कुछ नाम हो सकता है। इसका नाम है प्रोटियम, और इसका न्यूक्लियस का नाम है प्रोटॉन। और ऐसे ही 2H1, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है उसका नाम है ड्यूट्रॉन, और इसका जो न्यूक्लियस है उसका नाम है ट्राइटॉन। तो मुझे शायद इनमें ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, न्यूट्रॉन में काफी इंटरेस्ट है, पर पूरा ही ध्यान से देख लीजिए। एटम का नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, और इनके न्यूक्लियस का नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है, जो प्रोटियम है, उसमें 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, फिर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, फिर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये 1H1 है, ये 2H1 है, ये 3H1 है। ड्यूट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें अलग से लिख लीजिए अब समरी में। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, it is He++, and deuteron is deuterium nucleus. अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन ये आपको पेपरों में बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस। बाकी भी काम के हैं, मतलब ये वाले प्रोटियम और प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटॉन, इस पे आप 3 स्टार दे दीजिए, और जो सामने आप समरी आपने लिखी है अल्फा पार्टिकल की और ड्यूट्रॉन की, उस पे 4 स्टार दे दीजिए। सर हाँ बोलिए। सर एक बार ट्राइटॉन का न्यूक्लियस दोबारा बता दीजिए। ट्राइटॉन को बेटा लिखते हैं अपन ऐसे 3H1। अब इसमें ये जो 1 है ये क्या है, चार्ज नंबर, और ये है मास नंबर। चार्ज नंबर है 1, मास नंबर है 3, तो चार्ज नंबर है ना, ये प्रोटॉन। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिन पे चार्ज सेम होता है, तो जी सब सर। में 1 प्रोटॉन है, सब में 1 प्रोटॉन है, और 3 - 1 उसमें न्यूट्रॉन है, उसमें मास है 3। मास इन प्रोटॉन्स का नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर मिला के 3 है, और प्रोटॉन सब में 1 है, प्रोटॉन सब में 1 है। आइसोटोप्स में चार्ज सेम होता है, आइसोटोप्स में चार्ज सेम होता है, जी सर। तो सब में 1 प्रोटॉन है, तो इसमें 3 - 1 2 2 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। अच्छी बात है अरसलान भाई, आप पूछ रहे हैं कुछ कुछ, वेरी गुड। बड़ा अच्छा लगता है जब हम आप कुछ पूछो और दोबारा हम बता पाएं, और जो पढ़ा रहे हैं वो तो कम से कम बता ही सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया है।
ऐसे ही बस अच्छा इन्वॉल्वमेंट बनाए रखें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये जो क्वांटाइजेशन है ना, इसको ये कह रहा है, एक चीज इसने वर्ड सुंदर और अच्छा सा वर्ड यूज किया है, ग्रेनी, ग्रेनी नेचर। एक लाइन लिख दीजिए, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रेनी नेचर। ग्रेन साइज, दाना हो गया ना, गेहूं का दाना और आटा में जो फर्क है ना, वही क्वांटाइजेशन में और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है, ग्रेनी नेचर। हाँ, पर इस टाइप के और ये जो पैरेलल नाम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ये एग्जाम पीएमटी नीट में नहीं आते। वो यही कह रहा है कि ये जो है, ये ग्रेनीनेस है, और अगर ये बहुत पास पास हो तो ये कंटीन्यूअस लाइन का फील देते हैं। खैर, हम उसे समझ चुके हैं पर्याप्त। इसको और कुछ विशेष नजर आप भले ही मार सकते हैं, पर पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं इस पे, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, एग्जांपल 1.2 ले रहा हूँ। 10 to the power 9 electrons move out of body to another body every second. How much charge is required to get a total charge of coulomb? How much time is required? हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है ये क्वेश्चन, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मतलब मैं एग्जाम से इवन अगर बोर्ड की भी बात करूं, कहीं कहीं मैं आपको बताता हूँ, 12th में मैं काफी बता देता हूँ कि ये बोर्ड्स के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं काफी तो बता ही देता हूँ। 50-60% तो मैं आपको बोर्ड का बता देता हूँ कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th में शायद उतना पर्टिकुलर नहीं था, वहाँ भी खैर मैं बता ही देता था ये स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और शायद उनमें से अधिकांश चीजें फंसी भी होंगी। सर ऑनलाइन था। हमारा तो एमसीक्यू था तो तो अपने को पता ही दिक्कत नहीं नहीं। ऑनलाइन में तो कि क्या आया और क्या नहीं आया, अपन ने तो पूरे पूरे नंबर उठाया ना। यस सर। हाँ, सब ने सोशल सर्विस बहुत जम के की है। सर मेरा ऑफलाइन था। कितने मिले तेरे को? बताया नहीं। ठीक है, वो खुद भी शर्मा गए हो। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second. n तो ठीक था, उसने आपको n/t दिया है, n नहीं दिया है, n/t is 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉनों का नंबर ये दिया हुआ है, और टोटल चार्ज है 1 कूलम, और हमें t निकालना है। तो शायद q होता है ne, और n को मैं लिख देता हूँ 10 to the power 9t, ये n हो गया, और ये e, और q मुझे चाहिए 1 कूलम, इस 10 to the power 9t, और e है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और ये फिगर मुझे पता है वहां जाके 6.25 into 10 to the power 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 to the power 90। तो 6.25 into 10 to the power 18 -9 इज इक्वल टू t। इतने सेकेंड्स इसका शायद आंसर आ रहा होगा। सिक्स 6.25 into 10 to the power 9, हाँ ये तो ठीक आ रहा है, सेकेंड्स में आ रहा है, फिर वो उठा के उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर रहा है, 198 ईयर्स। कहता है, thus to collect a charge of 1 coulomb from a body from which 10 to the power 9 electrons move out every second। अब ये एनसीईआरटी की यही खासियत है कि आपको थोड़ी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल पिक्चर डेवलप कराने की कोशिश करता है, और जो प्रैक्टिकल पिक्चर्स है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको समझा रहा है कि अगर आप 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स भी एक सेकंड में निकालें, जो कि अपने आप में एक बड़ा फिगर है, तो भी 1 कूलम चार्ज निकालने में 200 साल लग जाएंगे। तो वो समझा रहा है 1 कूलम इज देयरफॉर अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर मेनी प्रैक्टिकल पर्पसेस।
तो ये बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने एक अच्छा तरीका सीखा तो है, इसको लिखेंगे तो आप ध्यान से एक आध बार रिवाइज भी करेंगे, पर अगर आप पूछें कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, तो मैं गारंटी लूंगा कि हाँ, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड में तो नहीं आएगा और नीट में नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में आ सकता है, और ये पूरा साल स्कूल एग्जाम आपका पिछले साल जैसे ही जाने वाला है, कोई अंतर आने वाला नहीं है इससे। वो जनवरी फरवरी तक आराम से मस्त ऐसा ही चलेगा। हाथ पैर जरूर मारेगी सरकार, पर कुछ होगा नहीं। आप देख रहे हैं इतनी सुंदर बात की है हमने उसको ध्यान से, ये करना आसान नहीं है, ये सवाल, ये कठिन सवाल है। n/t दिया था कि उसने नंबर पर सेकंड दिया था, n/t दिया था तो, और या मेरा फॉर्मूला तो फिर यही है, मेरे को तो और कोई फॉर्मूला भी आता ही नहीं है, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है, q इज इक्वल टू n ही। अब क्या करूं, तो n/t उसने दिया था, उसमें से मुझे n निकाल के यहाँ रखना था, वो मैंने रख दिया बस। इससे ये ऑब्टेन करना आसान नहीं है। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, आप सीखेंगे जरूर, पर डायरेक्ट इसका कोई एप्लीकेशन एग्जाम में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इजी क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्यों नहीं आएगा इसका मेरे पास जवाब तो नहीं है, सिवाय इस बात के एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस के अलावा इसका और कोई जवाब नहीं है। कुछ थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि टेस्ट क्या है पेपर सेटर का। वो एनसीईआरटी की लाइनों में से भी क्वेश्चन उठाएगा तो कौन सी लाइन उठाएगा, ये हम लोगों को समझ में आने लगता है। 33 इयर्स से नीट हो रहा है आईपीएमटी, और 32 इयर्स मुझे कंप्लीट हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ठीक है, it is however also important to know that it is roughly the number of electrons contained in a piece of 1 cubic centimeter of the material. A piece of copper में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, सब कचरा है, पूरी तरह छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल 1.2 को अगर आप नहीं भी रिवाइज करेंगे तो चलेगा। एग्जाम्पल 1.3 कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ये थोड़ा ज्यादा गंदा सवाल है, मैं तुमसे ठीक है, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए, कहता है कैलकुलेट द पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। और इसको भी आप साफ साफ लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है, आसान नहीं है, टफ लिख दीजिए उसको, टफ एंड देयरफॉर नॉट इम्पॉर्टेंट। टफ है और इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछने के लिए इनके पास बाकी हैं। तो पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 250 ग्राम, लिख दीजिए फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कर लीजिए, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो इसका जवाब दीजिए मुझे, कितने मोल्स हैं? 250/18। हाँ, क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स के लिए? So given mass given upon mass molar upon mass. molecular weight. बढ़िया। नंबर ऑफ मास मैं लिखा करूंगा W/m। सर मास चेंज कर दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नहीं, अब जो एनसीईआरटी ने दिया है वही मैं पहले सोच तो रहा था, तो पर तुम इजी कैलकुलेशन की कोशिश मत करो, थोड़ी बहुत कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो करो। तुम क्या उसके अप्रोक्सीमेशन खुद ही ले लो ना यार, 250 को 256 ले लो, जो भी होल नंबर आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए बड़ी बड़ी कि डोंट बी अ कैलकुलेशन इडियट। आजकल कोविड इडियट का नाम सुना है ना, तो डोंट बी अ कैलकुलेशन इडियट, मेक इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशंस। खूब सारे अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं, करना ही चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसमें और कुछ ऐड करें क्या? ये एक बार सही है, इन सेम सही यूनिट्स। है। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, ये माइक्रोग्राम में है तो ये भी माइक्रोग्राम में होना चाहिए।
अच्छा ये तो आपको ग्राम में ही पता होगा, इसलिए ये ग्राम में पता होना चाहिए। चलो ऐसा लिख लेता हूँ कि तुम गिवन मास हमेशा ग्राम में लाना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी तो आपने जरूर गलती की होगी, उन्होंने किलोग्राम में दिया होगा और मोलर मास आपको ग्राम्स में पता होता है। जिन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में ये गलती की, ग्राम में कन्वर्जन नहीं किया, नाम बताएं। शानदार। हाँ यस सर, ये गलती तो होती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया ना भाई, गलती से फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं। छोटी छोटी वो सुई से आपकी जान ले लेगा, उसे तलवार की जरूरत नहीं है। वो मास किलोग्राम में देगा और नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा, और ये गलती आपसे कई बार हुई होगी। शुरू में तो आपने ओ शिट कई बार कहा भी होगा, बाद में भी आपसे गलती हुई होगी, पर आपने ओ शिट कहना छोड़ दिया होगा। फिर आपको पता है कि हाँ ये गलती होती है, हालांकि रिपीट फिर से हो रही है। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें इस पर स्टार लगाइए, 5 स्टार, कि गिवन मास शुड बी इन ग्राम्स बिकॉज वी नो द मोलर मास इन ग्राम्स। यही छोटी छोटी बातें अच्छे से पढ़नी है आपको बारीकियों में जाके। तो गिवन मास ग्राम्स में है 250 ग्राम्स, और मोलर मास कितना है इसका, 18 है। अप्रोक्सीमेटली 14 आ रहा है। बस तो आप बढ़िया, इसको आराम से 14 ही मोल से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अप्रोक्सीमेशंस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें 10 के पावर्स लिख दीजिए, पावर्स ऑफ 10 आर मोर इम्पोर्टेंट। मैं छोड़ के पर्पसली, पावर्स ऑफ 10 आर मोर इम्पोर्टेंट। ये 14 और 13 की ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, अब हम इसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। ये कैसे निकालते हैं? मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं फिर से बोलता हूं, n अपॉन Na, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा n इंटू एन। ऐसे n पूरा नहीं, इसको पूरा लिखना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, खाली n तो कंफ्यूज हो सकते हो आप, n क्या चीज है, इसको हर बार बोलोगे n क्या चीज है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 14 मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 0.02 छोड़ देंगे हम। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। कितना हो गया ये? 84 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसे 85 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, 90 ले सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशंस जरूर करने की आदत डालिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो जब आपका खोपड़ा घूम गया तो आप कर ही डालोगे, और उसकी भी आदत होनी चाहिए, आपकी दोनों आदतें होनी चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, अब असली खतरनाक बात आएगी। आप कर तो चुके होंगे, अब आपको ये बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लिखिए और बताइए। 10। हाँ, ये जरा कठिन बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये मुझे कौन समझाना चाहेगा? विधि आप समझाएंगी? निशिता ने क्या आंसर दिया, देखते हैं। नो सर। स्वराज, यस सर। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? सर आपने ये पूछा था कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। शाबाश, वेरी गुड। बताइए आंसर क्या है? सर 10। कैसे? सर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो सर उन दोनों के प्रोटॉन्स को ऐड करने के, लाइक हाइड्रोजन के पास एक सिंगल प्रोटॉन होता है तो वो 2 हो गया, और फिर ऑक्सीजन के पास 8 होता है तो 10। गजब यार, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। हाँ, हमें पॉजिटिव चार्ज निकालना है, तो ऐसा कुछ होता है, इसका एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का भी एक प्रोटॉन H2 और O,
16O8, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। ये चीज कठिन है। ओवरऑल पूरा क्वेश्चन लेंदी है और मैं इसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानता, पर हाँ इसमें से 4 छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं, तो बढ़िया है, सही है। इसमें 10 प्रोटॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है। एक मॉलिक्यूल पे 10 प्रोटॉन है, तो आप लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 grams ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 grams ऑफ वाटर, n आपके पास आ गया, वो आ गया था 84 × 10⁻23 × 10। इतने मॉलिक्यूल थे और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। बहुत ही कठिन सवाल कहलाएगा मेरे हिसाब से, तो ये आपको लग रहा हो या ना लग रहा हो कठिन, मुझे लग रहा है, और ये बोर्ड में भी नहीं आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, 95% मे बी 90% मेरी बात सही जाएगी। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? 1.6 × 10⁻−19 से मल्टीप्लाई। हाँ अंशिता, यस सर। लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट ईयर तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा हो और अंशिता ने जवाब ना दिया हो। सर इनटू ई कर देंगे 1.6। हाँ राइट, वेरी गुड। हमें निकालना है चार्ज, और चार्ज है, चार्ज निकालना है। आपको हमेशा अपने आप को ये ध्यान दिलाना होगा अननोन क्या है। ऐसे ही एक लाइन आप लिख दीजिए कि आफ्टर एवरी स्टेप ऑफ कैलकुलेशन कीप रिमाइंडिंग द अननोन। हमें निकालना था चार्ज, तो कैलकुलेशन के हर स्टेप के बाद अपने आप को ध्यान देना है कि चार्ज निकालना है। और चार्ज का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि इज एन ई, और अब तक मैंने एन निकाला है। तो इस क्वेश्चन का फायदा आपको हो सकता है केमिस्ट्री में कहीं मिल जाए। मोल कॉन्सेप्ट की कई चीजें आपकी रिवाइज हो गई, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। और इसका पॉजिटिव पावर आएगा 10 का कि नेगेटिव पावर आएगा? पॉजिटिव। 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 भाई ये तो 10⁻24 तो यहाँ बच गया, ये हो गया 84 × 10⁻24 × 1.6 × 10⁻−19। ये तो मुझे लग रहा है कि 100 तो ये बन ही जाएगा 134 के आसपास। हाँ, अगर मैं सिर्फ 10 का पावर देखूं, 10 का पावर देखूं तो दो पावर, 2 यहाँ आ गया और ये हो गया 6, 26, मतलब 10 का पावर 7 कूलम चार्ज आ रहा है इसका आंसर। 134.4 आएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे यार, 134 आए कि 134.4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के पावर को देखिए आप, तो बस लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ऑब्जर्व द पावर ऑफ 10 एंड स्पेशली इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको देखना है आपको। 10 के पावर को देखना है आपको, और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देखना है आपको। एक कप वाटर में तो जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, सॉरी जो चार्ज है वो ह्यूज चार्ज है। इतना सारा चार्ज आप पी रहे हैं एक प्याली चाय में। याद रखने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी दिमाग पे बात जोर न डालें आप, केवल आप तो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह की बातें जो रिवाइज कर सकते हैं वो करिए। सीखा तो बहुत कुछ हमने, पर वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फाइनली काम की बात पे आ रहे हैं इवेंचुअली। अभी तक तो सब कचरा चल रहा था, कचरा तो नहीं था, कहीं कहीं हमने थोड़े बहुत स्टार तो दिए ही हैं।
है ना। अब असली चीज आ रही है, हेडिंग दे दीजिए कूलम्स लॉ। ये काम की बात है। खूब एक जरा सा फॉर्मूला आएगा और उसके बाद 50 न्यूमेरिकल अपने सामने आके खड़े हो जाएंगे। अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और वो है Q इज इक्वल टू एनी। अब देखते हैं कूलम्स लॉ। तो ये कहता है, पहले तो ये लिख दीजिए, इट गिव्स फोर्स बिटवीन टू, और बड़ा बड़ा लिख दीजिए स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी और पॉइंट पे जोर देना है। इट गिव्स फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए और पॉइंट होने चाहिए। ये देखो, ये इसका रेडियस है और ये दूसरे का रेडियस है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है। जब ये r इज मच 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 लेस देन d ना, तब इस चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज कह सकता हूँ। ये डेफिनेशन हमें लिखनी तो पड़ेगी, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडिंग दे दीजिए पॉइंट चार्ज और लिख दीजिए कि when linear size of a body is much smaller than the distance separating the two bodies, linear size of a charged body is much smaller than the distance separating the two bodies, then the size may be ignored. इस साइज को इग्नोर कर देते हैं। अगर इस पे चार्ज Q है ना, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं और बोलते हैं ये है प्लस Q, इस पे चार्ज है। The body should be replaced by a point. पूरी बॉडी को आप एक पॉइंट से रिप्लेस करें। हम पॉइंट मास 11th में तो पढ़ाते ही थे मैकेनिक्स में। हम बोलते थे ट्रेन को अगर आप किसी हवाई जहाज से देखें, स्पेस से देखें, तो वो ट्रेन आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगी। गूगल पे दिखाते हैं ट्रेन की लाइव लोकेशन, पॉइंट की तरह दिखाते हैं। जब ऑब्जेक्ट का साइज काफी कम हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस जहां से उसे देखा जा रहा है, जहां उसके असर को फील किया जा रहा है, तो उसे पॉइंट चार्ज कहा जाता है। ये काफी काम की बात है, मतलब डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है, पर हाँ बस ये पता होना चाहिए। पूछेगा कोई नहीं वैसे आपको कि कूलम्स लॉ की कंडीशंस क्या क्या है। ये हाँ, अगर वाइवा होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है और फाइनल प्रैक्टिकल में वाइवा देने आप जाते हो, तो जरूर कभी आपसे पूछ सकता है कि कूलम्स लॉ की वैलिड कब होता है। ये वाइवा के क्वेश्चंस है। वाइवा के क्वेश्चंस और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस बहुत अलग होते हैं। वाइवा में ये खाल उधेड़ सकता है आपकी कि साहब पॉइंट चार्ज क्या होता है, डिफाइन करो। पेपर में कभी नहीं आएगा। तो स्कूल वाइवा की आपको परवाह कभी होनी ही नहीं चाहिए। तो जब तक आपको बेइज्जत न कर दे और सॉरी सर ना कहलवा दे, तब तक एक्सटर्नल का ईगो सेटिस्फाई होता ही नहीं। नंबर वो पूरे देके जाएगा। बहुत ही रेयर ऐसा होता है 30 में से 29 मिलते हैं। मिलते भी हैं वैसे लोगों को, कम ही मिलते हैं। 30 में से 30 वाले ही रहते हैं सब। सब कोई ना कोई पौवा तो ढूंढ ही लेते हैं, सब जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। डमी स्कूल वाले तो एडमिशन ही इस कंडीशन पे लेते हैं कि 30 दिलवाओगे। किसी डमी वाले ने बात की स्कूल वाले से एडमिशन लेने के पहले? नहीं। क्यों इशिका? इशिका फिर गायब हो गई। तो चलिए ठीक है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, और बस वो डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा है। ये लिख दीजिए, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मत पूछना मुझसे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। कूलम ने इस पूरे फॉर्मूले को उठा के एक्सपेरिमेंट से बना दिया। K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, ये स्मॉल k है, लिख दीजिए स्मॉल k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यही एक वार्निंग अभी से भी लिख दीजिए चाहे तो,
कि लेटर ऑन वी विल स्टडी कैपिटल के विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्मॉल के और कैपिटल के में भी हम लोगों की गलती होती है। इस वार्निंग पे 3 स्टार दे दीजिए आप। कूलम ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया इसको आप प्लीज मत पढ़िएगा। बस पहले तो यही लिख दीजिए एक लाइन कि दिस लॉ इज वैलिड फ्रॉम वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। लिख दीजिए फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस टू सब एटॉमिक डिस्टेंसेस। ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला है तो 5 स्टार दे दीजिए। और इस पे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके सामने खड़े हो जाएंगे उठा करके। ये कूलम्स लॉ पे इंपॉर्टेंट लाइन थी 3 स्टार वाली कि एक ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ और मून के बीच में भी फोर्स क्या है वो पूछा जा सकता है आपसे। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है न्यूक्लियस में। लिख दीजिए दिस द फोर्स दैट बाइंड्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, बाइंड वर्ड आ गया ना फिर से। द फोर्स दैट बाइंड्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम इज कूलम फोर्स। इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स लगता है वो कूलम फोर्स है। और मे भी एक स्टार दूसरे स्टार पे जो फोर्स लगाता है अगर उन पे चार्ज दे दिए जाएं, हालांकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, पर उन डिस्टेंसेस के लिए भी कूलम्स लॉ वैलिड। लिख दीजिए साफ साफ के कूलम्स लॉ इज नेवर इनवैलिड। कूलम्स लॉ कभी भी इनवैलिड नहीं है। हाँ अरविंद भाई। चलो, बड़ा प्यारा लॉ है ये। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये इसकी यूनिट है कूलम, इसकी यूनिट कूलम है और ये यूनिट मीटर है। तो क्वेश्चन आप लिख दीजिए कैलकुलेट द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर कूलम स्क्वायर। हाँ लास्ट में जो न्यूटन स्क्वायर है वो मीटर इतनी स्क्वायर पर जोर से कूलम बोलना था स्क्वायर। आपसे। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। ये हो गया न्यूटन, ये हो गया के, ये है कूलम और ये है कूलम और ये है मीटर का स्क्वायर। तो के जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 4 स्टार दे दीजिए आप। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी यूनिट पे गौर करिए, वो आप निकाल ही सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा एक बात लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए बस इतना ही एक लाइन लिख दीजिए। मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस ऐसे लिख दीजिए के द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। और बस इतना ही साफ साफ लिख दीजिए इन सीजीएस यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 1। वो सीजीएस यूनिट्स क्या है मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसमें चार्ज स्टैट कूलम में होना चाहिए, डिस्टेंस सेंटीमीटर में होना चाहिए, फोर्स डाइन में होना चाहिए। सीजीएस यूनिट में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। और नंबर 2 डाल के लिख दीजिए एसआई यूनिट्स में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है
ये है 1/4 पाई, ये इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और ये नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये कहां से आया ये मुझे नहीं पता। हाँ, इसकी वैल्यू मुझे पता है 9 × 10⁹, और यूनिट्स मैंने अभी पढ़ी थी ये। इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसको हम थोड़ा बहुत कभी शायद समझा भी देंगे आपको, वक्त आने पे आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या है। अभी तो रट लीजिए, मेरे को इसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, और जरूरत भी नहीं है। आपका एक ही काम है केवल, और वो ये है कि आप न्यूमेरिकल्स में इसको सही यूज कर सके। लिख दीजिए ओनली इट्स वैल्यू, ओनली इट्स वैल्यू एंड, only its value and unit are important. Its physical significance is not important. ये क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, पर और वक्त आने पे। अभी तो आप ध्यान से इसकी मैथमेटिक्स पे ही चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप इसकी थियरी पे ना जाएं, इसकी मैथमेटिक्स पे ही चले जाएं, ठीक है? और यूनिट्स पे चले जाएं हद से हद। के के बारे में ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 5 स्टार है। के के बारे में ये जो बातें आपसे हुई हैं ये 5 स्टार हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाता है ना, वो जाता है Q1 Q2/d², सीजीएस यूनिट्स में। और फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/d² SI यूनिट्स में। ये फिर 5 स्टार। पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है ये। इसकी तो एप्लीकेशन आपको शायद ही कभी मिलेगी, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। तो मतलब इसमें हम लिख तो लेंगे एक बार कि अगर ये स्टैट कूलम में है, ये भी स्टैट कूलम में है, और ये सेंटीमीटर में है, तो सीधे फोर्स Q1 Q2/d² से जो आंसर आएगा वो डाइन में आ जाएगा। ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऐसा लिख दीजिए आप। इफ Q1 and Q2 आर इन ESU, अगर Q1 भी ESU में है और Q2 भी ESU में है और D सेंटीमीटर में है, तो फिर पूरा फॉर्मूला फिर से लिख दीजिए, ये पूरा फॉर्मूला फिर से लिख दीजिए। देन दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फोर्स डायरेक्टली इन डाइन। कोई अलग से मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1 है ना। और फिर अलग से लिख दीजिए अगली लाइन में, हेडिंग भी दे सकते हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इन न्यूटन, ये हेडिंग हो गई। और यही आप करेंगे भी ज्यादातर। इसका ये डाइन वाला तो खैर कभी यूज होगा ही नहीं। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप अभी भी या कभी भी पूछ सकते हैं, बीच क्लास में, रैंडमली भी। फिर ये लिख दीजिए, इफ Q1 इज इन कूलम, Q2 इज इन कूलम एंड D इज इन मीटर। Q1 कूलम में है, Q2 कूलम में है और D मीटर में है, then Q1 Q2/d² should be multiplied by Q1 Q2/d² should be multiplied by 9 × 10⁹. Q1 Q2/d² should be multiplied by 9 × 10⁹ to obtain the value of force in Newton. Obtain the value of force in Newton. बस ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ रही है।
और मेरे हिसाब से सिर्फ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बातें काम की होती हैं, पहले तो उन्हीं को पकड़िए। थियरी तो आप कभी भी सीख जाएंगे, आप बहुत उल्टा काम करते हैं, आप थियरी पे टाइम लगाते हैं। फिजिक्स से ज्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये शायद किसी को समझ में आ चुका हो। किसी को समझ में आया क्या ये लास्ट ईयर पढ़ने के बाद कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स है? कौन मानता है? कौन मानता है? दानिश, एक तो दानिश, और शांभव, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? क्या प्रॉब्लम है? आप फिजिक्स को हाईएस्ट मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे नहीं मानते? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ, मेरा तो सिर्फ उसी में स्कोर आया पिछले पूरे साल। सबसे ज्यादा फिजिक्स, सबसे ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट फिजिक्स है। शायद आप में से कुछ नहीं मानते हो, और जो नहीं मानते वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए। वो थियरी पढ़िए ही मत, सीधे फॉर्मूला लिखिए और सवाल लेके बैठ जाइए। और सवाल भी कौन से? सिर्फ PYQ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज जिसमें क्वेश्चन दिए हों, कूलम्स लॉ के क्वेश्चन उठाइए। आज भी कर सकते हैं आप उसके क्वेश्चन, अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है ज्यादा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉपिक वाइज बुक उठाइए और कूलम्स लॉ के हेडिंग में जितने क्वेश्चंस हों ट्राई कर डालिए। सीधे थ्योरी एक लाइन मत पढ़िए। और जो न्यूमेरिकल से बचते रहना चाहते हैं वो अपना खूब टाइम थ्योरी में लगाते हैं, नोट सुंदर सुंदर बनाते रहते हैं, और एक नहीं कई बार बनाते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, किसी में है करेज जो एक्सेप्ट कर ले अपनी फॉल्ट? मैं वेट कर रहा हूं। जो न्यूमेरिकल अवॉइड करता है और या तो फिजिक्स से नहीं उठाता, और या फिजिक्स उठाता है तो थियरी में ही घूमता रहता है। एनीबडी? एक एक करके पूछूंगा मैं नाम, कैसा है कि नहीं आपके साथ? अंशिता? सर थोड़ा तो है ऐसा। थोड़ा तो है। और आरुषि? सर थोड़ा बहुत है। अरसलान? सर न्यूमेरिकल से थोड़ा बचता हूँ, थ्योरी नहीं बचते हैं पढ़ता। ना? थ्योरी पढ़ते हैं? नहीं सर, थ्योरी नहीं करता, बस न्यूमेरिकल से थोड़ा बचता हूँ। थ्योरी नहीं करते और न्यूमेरिकल से भी बचते हो? हाँ सर, तो साले करते क्या हो तुम? सर फॉर्मूले सब याद आ जाते हैं, बट न्यूमेरिकल्स करने बैठता हूँ तो फिर क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसा लगता है। भैया लाइव आ जाओ किसी दिन, लाइव आ जाओ, अपना वीडियो कॉल लगाओ, स्टेप्स दिखाओ अपने। दो चार पांच दो एक बार अगर ये डर ओवरकम कर लिया ना, उसके बाद फिजिक्स से प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है यार, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करने की टेंडेंसी मत रखो बस। एक मिनट यार, फिर से मुझे तो भाई ठीक है, मैं अगर आप थियरी तो मत पढ़िए, फॉर्मूले लिखिए और एक सवाल में भले ही आधा घंटा लगाइए, आपका फिजिक्स फेवरेट बन जाएगा। और फिजिक्स में आप बिल्कुल 180 तक जा सकते हैं, पूरा 180 तक। बायो कितनी भी पढ़ लो तुम शायद 330 के ऊपर नहीं जा पाओगे। और फिजिक्स जरा सी भी पढ़ लो मेरे साथ, इसेंशियली उतना ही जितना मैं करा रहा हूँ, और बहुत थोड़े न्यूमेरिकल। 2022 में पेपर कैसा आएगा वो एकदम क्लियर हो चुका है मुझे, एकदम 21 और 22 बिल्कुल सेम जाने वाले हैं, एकदम सेम लेवल। आइडियली तो थोड़ा और इजियर ही आना चाहिए, वो गारंटी में नहीं ले सकता कि इजी आएगा कि नहीं आएगा, पर इससे ऊपर तो नहीं आएगा बिल्कुल जैसा 20 में आया है।
तो पेपर आसान ही आएगा और उस पेपर को आप बिल्कुल 180 तक ले जा सकते हैं। पहले सिर्फ न्यूमेरिकल करो, थियरी जरा भी की, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि आपके अच्छे नंबर ना आए। और 150 से कम अगर फिजिक्स में आते हैं तो नीट में आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला 22 में, ये भी बता दूं। 140 मान लो, चलो अगर 140 से कम फिजिक्स में आ रहे हैं, लास्ट ईयर आए हो या ना आए हो, इस साल आपके आने लगेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो F का फॉर्मूला है K Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बहुत काम का है। सीजीएस यूनिट में K की वैल्यू होती है 1 और SI यूनिट में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो हेडिंग फिर से दे दीजिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को अलग से एक बार हेडिंग दे दें और इसको लिख दें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, जहां कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है ना, कोई मैटर ही नहीं, वैक्यूम। तो इसका क्या मतलब है भूल जाइए, नाम याद रख सकते हो तो नाम याद रख लीजिए, नाम की भी कोई जरूरत नहीं है, बस इसको पहचानिए। और इसको ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे ही बनाइए, ये ऐसा एप्सिलॉन जैसे ऐसे ही बनाइए एप्सिलॉन नॉट। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है आपको, तो पूछेगा एप्सिलॉन नॉट बता, तो ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार तो मैं इस पे दूंगा। और हाँ, फिर ये जब नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर नीचे आ रहा है तो ऊपर जाके ये बन जाएगा 8.85 × 10⁻12 और इसकी यूनिट भी पलट जाएंगी। नहीं, इसकी यूनिट पलट जाएगी। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा मैंने वो K की पढ़ी थी पहले ना, हाँ तो ये K ही है। ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और ये है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में आ सकता है। अभी 2 साल पहले पेपर में आया है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट खाली उन्होंने पूछी, सिर्फ यूनिट पूछी है, शायद 19 में आया है मेरे ख्याल से। और ऑप्शन कैसा दिया उसने, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ऑप्शन ऐसा भी दिया। अगर आप मेमोरी पे हल्का सा भी, फिजिक्स में एक ही प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की जब चीजें आती हैं तो आप ना बीच में मेमोरी भी अड़ा देते हो, इसको नए से डिराइव करना चाहिए पूरा। हल्की सी आप बीच में मेमोरी भी अड़ा देते हो तो आपको याद आ जाता है, अचानक स्क्वायर याद आता है। उन्होंने ये ध्यान नहीं देते कि उन्होंने चालाकी से ऐसा भी ऑप्शन दे दिया है। ये है, मैं एक बार फिर से इसको आपके सामने रखता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है Q स्क्वायर बाय FD स्क्वायर। आ गया, हाँ, ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा आपको पूरा डिराइव करना चाहिए। ये है, ठीक है। यस ये इम्पोर्टेंट है काफी, और अभी अभी मैंने बताया पेपर में आया है, और बस ऐसा ऑप्शन भी उन्होंने दे दिया था चारों में। इनमें हर ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया था। ऑल राइट, इसके डायमेंशंस देखते हैं। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट, आई होता है क्यू बाय टी, क्यू होता है आई टी। क्यू चार्ज के डायमेंशंस मैंने आपको पढ़ाए थे, A1 T1 का स्क्वायर, न्यूटन यानी M1 L1 T-2, और मीटर है, मीटर यानी L का स्क्वायर, इससे निकल आएगा डायमेंशन। M-1, L हो गया 3, तो L-3, T ये ऊपर जाके हो जाएगा 4, ये स्क्वायर हो गया ना, सही है ना।
और A2। मेरे ख्याल से ये एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन है, याद तो हम नहीं करेंगे। कूलम स्क्वायर, ये कूलम हो गया 80, क्योंकि I है Q/T, तो Q है IT। ये हो गया कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ गलती से आप L की जगह M लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ M लिखा है ना, तो यहाँ M की जगह आप यहाँ भी M लिख सकते हैं। ये लेंथ की यूनिट है मीटर। वार्निंग लिख सकते हैं कि इन डायमेंशंस बी केयरफुल दैट मीटर डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ M। मीटर के डायमेंशंस M नहीं है, मीटर हैज द डायमेंशंस ऑफ L। ये 5 स्टार वार्निंग जाएगी। आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, कभी गलती हो सकती है क्या इसमें, या कभी किसी से हुई है? अगर चलो किसी से हुई है तो वो बताओ कि मीटर की जगह उसने L की जगह M लिख दिया। तो लिखा है मैंने। यस सर। तो काफी हाँ बार सर, किया। वो हुआ। काफी बार हुई है, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, अच्छा है। तो गलती करके मजा आता है या गलती करके दुख होता है, गुस्सा आता है? मजा आता है। गलती है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मजा इसमें आता मजा है। आता है। मजा आता है कि सर दुख दुख? तो नहीं होता। सर अब आने लग गए क्या क्या आने लग गया, गुस्सा की मजा? मजा। मजा। हाँ शाबाश, वेरी गुड। दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, सब कुछ एज पर प्लानिंग कभी होते ही नहीं है, तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। और एक दिन में कम से कम 20 जगह तो गलतियां होती होंगी, तो 20 बार दीवार से सिर पड़ोगे क्या? तो पढ़ोगे कब? गाली देते रह जाओगे अपने आप को। मुस्कुराना है गलती गलती पे, जस्ट लाफ ऑफ एट इट, अच्छा ऐसा भी होता है, बस, और आगे बढ़ जाओ। बहुत वाइटल एनर्जी है आपके पास, बहुत अच्छा मोमेंटम बनाए रखना है, मूड अच्छा बनाए रखना है। उसके लिए जरूरी है कि अपनी गलतियों को तो इग्नोर करो। गलतियां इग्नोर करनी चाहिए ना, दूसरे की तो कर ही देते हो ना। कौन ऐसा है जो दूसरे की गलती ज्यादा से आसानी से इग्नोर कर देता है पर खुद की नहीं कर पाता? नाम बताओ। जो थोड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे स्वराज, हाँ वो सर, ऐसा मेरे करता है। संग यही है। यही है ना, जी दूसरे की सर। गलती आप इग्नोर कर देते हो पर खुद की गलती पे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा ही है ना? हाँ सर। और एनीबडी एल्स? स्वराज को तो मैं जानता हूँ पर्सनली, और कोई? चलो ठीक है, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, गलती के बिना कुछ होता ही नहीं कभी, गलती के बिना कभी कुछ होता ही नहीं। तो चलिए मैं कूलम्स लॉ पे सिंपल एक आध ऐसा न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, एक लास्ट न्यूमेरिकल लिख लीजिए, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे गाइड्स में मिल जाएंगे। मतलब गाइड तो सॉरी हमें करनी ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल ढूंढ लीजिए, चाहे नेट पे से, और नहीं तो जैसे ही लॉकडाउन खुले उसकी बुक खरीद लीजिए या गूगल अमेजोन से बुला लीजिए। PYQ की बुक आपके पास होनी चाहिए, 33 ईयर्स 34 ईयर्स जो भी है, थोड़े दिन रुक जाएंगे तो 34 35 ईयर की भी आ जाएगी। ये 21 का पेपर में तो पर बहुत टाइम है, इतना कौन रुकेगा, बहुत पोस्टपोन होगा ये अभी। चलिए एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि both the charges are doubled and the distance between them is halved. Both the charges are doubled and the distance between them is halved. The force become dash times. सर 8 टाइम्स। नहीं, 16 times. करेक्ट, वेरी गुड। इसकी आवाज थी ये अंशिता, निशिता. निशिता, वेरी गुड। हाँ मुझे हल्का सा डाउट आया था इसीलिए मैंने पूछा भी। करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड निशिता। बस इसी टाइप के सवाल सीखना है यार आपको। F2
F1 is equal to Q1 Q2 by D square. F2 is equal to Q1 dash Q2 dash by D dash square. अच्छा वो एक K तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, ऐसा लिख दीजिए रेशो टाइप क्वेश्चंस. In ratio type questions, the proportionality, the constants can be ignored because they will cancel out anyway. मैंने K नहीं लिखा क्योंकि मुझे भी पता है मेरे को रेशो लेना है, तो कांस्टेंट्स में लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है वो कैंसिल आउट तो हो ही जाएंगे. तो F2 by F1 is equal to Q1 dash by Q1 into Q2 dash by Q2 upon D dash by D का होल स्क्वायर. ये चार्ज हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, और डिस्टेंस मैंने क्या बोला, हाफ, तो ये ऊपर जाके 16 टाइम्स हो जाएगा. बस केवल इस टाइप के न्यूमेरिकलों की आपको प्रैक्टिस करनी है. हाँ, ये जरूर आएंगे पेपर में. इनसे अगर आपको डर लगता है तो आपके नंबर 100 के आसपास आएंगे, और अगर इनसे आपको डर नहीं लगता है तो आप 150 160 तक तो जा ही सकते हैं 2022 के नीट में. अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर बस आप तैयार रहिए अच्छे नंबर के लिए, आएंगे ही आएंगे. इसका कोई भी 1% भी आपके मन में डर ना हो, बल्कि देख के खुशी आएगी होगी कि हाँ यार ये वाला तो मुझसे बन जाएगा. अगर इसमें आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस वैरायटी के न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे. इससे डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल मुश्किल से 2-4 होंगे. The first thing is to master at least this variety of numericals. No theory is required, just formula. और इसे खुद ही सवाल बनाइए. कभी बोल दीजिए मैंने Q1 को 3 टाइम्स किया, और कभी Q2 को बोल दीजिए 2 टाइम्स किया, फिर डिस्टेंस को बोल दीजिए 1/8 कर दिया. ऐसे ही सवाल बनाइए खुद ही बैठ के, बस. Anyway, that's all for today. Thank you. सर थैंक यू सर. हाँ बोलिए. सर वो जो डाउट्स अभी बता रहे हैं नहीं, कब बताएंगे? पता नहीं यार कब बताऊंगा, बता दूंगा बस, इस साल बता दूंगा, सर आज बता दीजिए. कोशिश करता हूँ.